नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं एमपीजीके के सेक्शन में हम चल रहे हैं। एमपीजीके के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ चुके हैं कहाँ पर? हम आ चुके हैं, हमारे जो टॉपिक है कृषि कर लिया था। कृषि के बाद कृषि से संबंधित कुछ परियोजनाएं देख लीजिए, है ना। जो पुरानी परियोजनाएं उनको मैं बता देता हूँ, बाकी आप करंट में अपडेट करते चलिएगा, है ना। बाकी चीजें करंट में साथ में अपडेट करते चलिएगा, कौन कौन सी परियोजनाएं और जुड़ रही है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ पुरानी परियोजनाएं भी बता देता हूं और कुछ नई भी इसके साथ में, लेकिन जो कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछी जाती है वो अलग। हम परियोजनाओं वाला एक सेक्शन अलग से कवर करेंगे। इसमें हमारा एक सेक्शन होगा जो किससे संबंधित होगा? परियोजनाओं से। उसमें सभी लेटेस्ट वाली परियोजनाएं मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अभी हमारी कृषि से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं जो एग्जाम में वो पूछ लेते हैं, वो हम देखने वाले हैं। कुछ परियोजनाएं जैसे कृषि तथा सिंचाई संबंधित हमारी कुछ परियोजना है। देखिए, सिंचाई वाली परियोजनाएं हम अधिकांशतः कंप्लीट कर चुके। सिंचाई परियोजना अल्टीमेटली कौन सी परियोजना है ना। सिंचाई वाली जितनी परियोजना थी तो हमने जो देख लिया था, बांध, जितने भी बांध बनाए थे वो परियोजना जो हमारी सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं होती है उनको हम देख लिए थे। अब आ जाते हैं दलहन एवं मक्का की एकीकृत परियोजना। अब हम कृषि से संबंधित, कृषि में दो प्रकार की परियोजनाएं, कृषि को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं, ठीक है, और दूसरा एक और परियोजना हो जाती है कि कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के संरक्षण के लिए कुछ परियोजना होती है और कुछ उत्पादन बढ़ाने के लिए होती है। जैसे सिंचाई परियोजना, उत्पादन उससे वृद्धि होगी, लेकिन संरक्षण देने के लिए परियोजना मतलब हम उसको एक मिनिमम सेलिंग प्राइस रखेंगे उसका, है ना, एमएसपी पे उसको रखेंगे। उसके अलावा यदि आपको नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा योजना। ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में लागू की गई है और जो वर्तमान में भी चल रही है उनको हम देखेंगे आगे, है ना। करंट वाले के साथ में मैं करवा दूंगा। अभी हम कुछ पुरानी परियोजनाएं देख रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। चलिए, तिलहन एवं मक्का के एकीकृत योजना, उद्देश्य क्या था? केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन तथा किस किस चीज के लिए? तिलहन, है ना, तिलहन तथा मक्का की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना था, ठीक है। योजना का संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी श्रेणियों में कृषकों को प्रायोजित की गई थी। सभी श्रेणियों के कृषकों के लिए योजना थी। हितग्राही का चयन किस प्रकार किया जाएगा? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्राप्त आवेदन आवेदन का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर के पश्चात जनपद पंचायत की कृषि समिति से अनुमोदन प्राप्त करने पर इसका चयन किया जाएगा। वो व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, है ना। इस योजना के अंतर्गत एक छोटा सा ही प्रोग्राम था, है ना, जो चलाया गया, लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों के लिए नए नए प्रोग्राम चालू किए जा चुके हैं। सघन कपास विकास कार्यक्रम, सघन कपास विकास कार्यक्रम, कपास के लिए एक विकास कार्यक्रम की बात करें तो योजना का प्रकार हम बात करें, है ना, केंद्र प्रवर्तित योजना है एक प्रकार से, है ना। योजना है जो 75 और 25, 75 किसका है ना, ये जो बोल देते हैं, जो बोलते हैं केंद्रांश, मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट। 25% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। राज्यांश, केंद्रांश और राज्यांश, ठीक है, से संचालित है। इसका उद्देश्य कपास के उत्पादन, किसकी चीज के लिए? उत्पादन, उत्पादकता, है ना, रेशो की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यदि हम अच्छी फसल, अच्छे उत्पादन करेंगे तो रेशो की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और दूसरी चीजें भी अच्छी निकल के आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा, बंपर उत्पादन होगा। जैसे इस वर्ष में कहूं तो मध्य प्रदेश में मिलाकर और उसके अलावा अन्य राज्यों में मिलाकर संपूर्ण भारत में बंपर पैदावार हुई है खाद्यान्न की, है ना। अन्य फसलें भी बहुत ही बंपर पैदावार के साथ में हुई है, जो मैं आपको करंट के साथ में करवा दूंगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वो वाला सेशन हमारा। कार्य क्षेत्र प्रदेश की बात करें तो 14 कपास उत्पादक जिलों, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कपास उत्पादक जिले कौन कौन से हमारे, 14 महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो उसमें आ जाते धार, खंडवा, काली मिट्टी वाले, है ना, सीधे समझो, काली मृदा, काली मृदा, है ना, मतलब मालवा। आंख बंद करके अब आपको लगा देना है कि मालवा क्षेत्र में जो जो आ रहे हैं, निमाड़ क्षेत्र में देखो धार आ रहा है, खंडवा, हरदा, ठीक है, बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, है ना, मंदसौर, बैतूल, सीहोर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, देवास, अलीराजपुर, सब मालवा वाले ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं।
ठीक है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन अच्छा खासा कौन करता है? गुजरात में अच्छा खासा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। ये तीनों ही राज्य क्या करते हैं? अच्छा खासा उत्पादन करते हैं कपास का। तो सघन कपास विकास कार्यक्रम हमने चलाए हैं। ठीक है। अगले कार्य के बारे में हम बता देते हैं। उद्देश्य क्या था? गन्ना उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है। सघन कपास कार्यक्रम वैसी है ना, गन्ना उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? गन्ना उत्पादन है ना और उत्पादकता को बढ़ावा देना एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। योजना के स्वरूप के बारे में बात करें तो किस प्रकार का स्वरूप था? चयनित 26 जिले भोपाल, सीहोर, अब ये क्या हो जाएंगे? मालवा सहित और पानी जहां पर अधिक है वो जिले इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो 26 जिले देखो, भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, है ना, सागर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, सिवनी, रायसेन, बालाघाट और जबलपुर। ठीक है। इन्हें चुना गया इस कार्यक्रम के लिए, है ना। ज्यादा इतना वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। लोड आपको लेना है किसमें? जब मैं आपको पूरी प्रायोजित परियोजनाएं बताऊंगा मध्य प्रदेश में चलने वाली सभी, उसमें आपको ज्यादा लोड लेना है, उसमें आपको चीजें ज्यादा समझनी है। ठीक है। एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम। ठीक है। उद्देश्य क्या था? प्रदेश में धान एवं गेहूं फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में क्या करना? वृद्धि करना। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में है, कोई स्पेसिफिक जिला नहीं है ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां जहां पर भी लिया जाता है अनाज वहां के लिए, लेकिन मुख्य रूप से कौन? धान और गेहूं, है ना। इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के लघु और सीमांत किसान की बात की जाए, है ना। तो सीमांत किसान मतलब 1 हेक्टेयर से कम जोत, है ना। जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम, है ना। किसमें बात कर रहे हैं? सीमांत। ये हो जाते सीमांत किसान। ठीक है। लघु किसान कौन हो जाते हैं? लघु 1 से 4 हेक्टेयर, है ना। 1 से कितना? 4 हेक्टेयर भूमि, है ना। भूमि भूमि जोत वाले जो होते हैं वो लघु किसान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्यम। ठीक है। मध्यम जोत किसको कहते हैं? 4 से लेकर 10 हेक्टेयर भूमि। ठीक है। इस पर क्या हो जाते हैं? हमारे मध्यम वर्गीय किसान हो जाते हैं। मतलब वर्ग किस किस प्रकार का हो जाता है ना। सामान्य वर्ग से लेकर लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हो गए। ठीक है। अब हो गए हमारी वृहद। ठीक है। वृहद वृहद श्रेणी। ठीक है। अब वृहद श्रेणी में कौन आ जाते हैं? 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि जिनके पास है वो किस में आ जाते हैं? वृहद जोत में आ रहे हैं। ये जोत का आकार है, याद रखना, जोत का आकार। इस आधार पर हम बात कर रहे हैं जोत के आकार के आधार पर। लघु और सीमांत मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसमें लिए गए हैं, मतलब लघु और सीमांत ये दो कैटेगरी को इसके अंदर लिया गया है। मध्यम और वृहद को हमने इसमें अलग रखा गया है ना। कृषक पात्र है। ठीक है। छोटे किसानों को इसके अंदर पात्र बनाया गया है इस योजना के अंतर्गत। हितग्राही का चयन प्रक्रिया कैसी होगी? कृषकों का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा, कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर कुछ अनुदान भी दिया जाता है, वहां पर आपकी मदद की जाती है। सब कुछ कैसे कृषि करनी है, कैसे उत्पादकता बढ़ानी, सब चीजों के संबंधित आपकी मदद की जाती है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना। वैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं आगे जाकर आपको एक टिक मार्क करवाऊंगा कि कौन सी योजनाएं ज्यादा काम की है, उन्हें ही आपको ज्यादा करना है। अन्नपूर्णा योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक फिर से आ गए, है ना। लघु और सीमांत अभी बता दिया। ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम और 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में सीमांत कृषक। ठीक है। जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों को की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने में असमर्थ होते हैं, है ना। उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना याद रखना। तो बीज उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है? अन्नपूर्णा योजना है। कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराती है। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ रहा है ना। उसके अलावा
इनकी आर्थिक सहायता भी हो रही है, आर्थिक सहायता भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके उसके अलावा, है ना, जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है ना। सीधे सीधे क्या हो रहा है, जीडीपी भी हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात भी बढ़ेगा, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि होगी, उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता में ये भी योगदान देने लगेंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं, उन्नत बीज तो खरीद नहीं पा रहे हैं, साधारण बीजों से खेती करते हैं, उसके अलावा उत्पादक क्षमता भी कम हो रही, दूसरी चीजें भी कम हो रही है, ठीक है। तो उससे गरीबी भी कम होगी, है ना। क्या चीज, गरीबी, गरीबी में कमी होगी, है ना। वो अपने लोन चुका पाएंगे, है ना, उन्नत बीज उनको आराम से मिल जाएंगे, सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, और वो उत्पादकता, इन सब फैक्टर को भी कंप्लीट करते चलेंगे। यदि किसी योजना के बारे में पूछा जाता है तो ऐसा आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा उर्वरक का संतुलन, ठीक है। उद्देश्य, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरक के संतुलन व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य, किस चीज के लिए है ये, भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना, दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन, क्योंकि आप अधिक से अधिक ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिससे हमारी जो भूमि है उसकी उत्पादकता कम होती है। जैसे जैविक खाद की जगह आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादकता एक समय के बाद कम हो जाएगी, मिट्टी खारी हो जाएगी, लवण उसमें बन जाएंगे। उसके अलावा यदि आप फसल चक्रण नहीं करते हैं, फसल चक्रण से भी ये प्रभाव पड़ेगा कि एक ही जैसी फसल से एक ही तरह के पोषक तत्व उसमें कम हो जाएंगे और उस फसल की उत्पादकता कम हो जाएगी, ठीक है। इन सब चीजों को दीर्घकालीन तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना, यह संपूर्ण राज्य में संचालित है ना। जो संपूर्ण राज्य के लिए है वो संपूर्ण राज्य में ही लिखिएगा, है ना, संपूर्ण राज्य के लिए संचालित है, ठीक है। मैं संचालित है योजना हेतु समस्त श्रेणी के कृषक पात्र है, समस्त श्रेणी, अब कोई सी भी श्रेणी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लघु भी हो सकते हैं, सीमांत भी हो सकते हैं, लघु भी, मध्यम भी और दीर्घ, सभी किसान इसके अंतर्गत आएंगे। हितग्राही का चयन कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी योजनाएं हैं, है ना, इसीलिए लेकर आया हूं, थोड़ा फटाफट हम देख लेते हैं। बलराम ताल योजना, ये बहुत फेमस योजना थी उस समय, जिस समय लॉन्च हुई थी, है ना, तब से लेकर अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार, है ना। बलराम ताल योजना, बलराम ताल योजना का निर्माण का मुख्य उद्देश्य भूमिगत जल, किस चीज को, भूमिगत जल उपलब्धता को समृद्ध करना, भूमिगत जल उपलब्धता को क्या करना, समृद्ध करना। क्या होता है कि अब जब हम भूमि के अंदर का जो जल है, ये भूमि है, तो हम ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल से जो संचित जल भंडार होते हैं, है ना, भूमिगत जल, यहाँ पर क्या है, भूमिगत जल, ठीक है। ये भंडार क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इससे क्या करना है, तालाब बनाना, छोटे छोटे तालाब बनाना, जिससे जल रिस कर नीचे जाए, रिस कर नीचे जाए और भूमिगत जल में वृद्धि करे, है ना, भूमिगत जल में वृद्धि करे। समृद्ध करना, ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं, है ना, किसानों द्वारा स्वयं खेतों में बनाए जाते हैं। इसमें जीवन रक्षक फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई की जा सकती है ना। किंतु जीवन रक्षक सिंचाई का मतलब क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, जीवन रक्षक सिंचाई, क्योंकि जब पानी की उपलब्धता कुओं में कम हो जाती है ना, कुओं में पानी आपने बहुत खींच लिया, कम हो गया, तो गर्मी के सीजन में पानी वैसे भी कम हो जाता है बहुत, ठीक है, उपलब्धता कम हो जाती है क्योंकि साल भर पानी का उपयोग होता है उसी में से। इसीलिए जीवन रक्षक उपयोग मतलब इन ताल से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर सिंचाई की जा सकती है जब तक वर्षा ऋतु नहीं आती, तब तक आपकी भूमि में पानी रहेगा, वो बंजर नहीं होगी, है ना। नहीं तो ऐसे खाली पड़ी हुई भूमि भी क्या हो जाती है, परती भूमि में आ जाती है और वो क्या हो जाती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें से जैसे ही वर्षा होगी तो उसमें से खनिज बहकर निकल जाएंगे, इसीलिए खाली पड़ी भूमि अच्छी नहीं होती है ना। सिंचाई की जा सकती है, किंतु भूजल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज रखने के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो यदि हमने इस यहाँ पर एक ताल बनाया है, तो यहाँ से ये जो ट्यूबवेल हमने लगाया है वो, ठीक है, बाजू वाला जो कुआ है ना, बाजू वाला कुआ जो सालों से सूखा पड़ा था वो भी रिचार्ज होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जल का संरक्षण भी होगा, जो जल यहाँ से बह जाता था वो इस तालाब में निरंतर भरा रहेगा, है ना, वो बह के भूमि के अंदर धीरे धीरे उतर जाएगा, मृदा का कटाव इससे रुकेगा,
है ना, क्योंकि पानी जब बहेगा तो मृदा काट कर ले जाएगा साथ में, लेकिन जब यहाँ पर तालाब बना दिया जाएगा तो उसमें ये जल संरक्षित होकर वहीं बैठा रहेगा और धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे की ओर जाएगा। आपके घर के आजू बाजू में बने हुए छोटे छोटे गड्ढे आप देखते होंगे, तो उसमें से पानी क्या होता है, वो इवोपरेट कम होता है, इस कंपेरेटिवली वो नीचे की तरफ सोख लिया जाता है जमीन के द्वारा, धीरे धीरे पर्कुलेट होता है ना, मतलब रिश्ता है। ठीक है, सिंचाई की जा सकती है, किंतु भूजल के संवर्धन के समीप कुओं और तालाबों को भी चार्ज किया जा सकता है। ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश, कहां पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसमें सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है ना, अनुदान दिया जाता है। इसके लिए योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते हैं, है ना। लाभ कितनी बार मिलेगा, एक बार, एक बार आपको राशि दे दी जाएगी, आप एक ताल का निर्माण कर ले। ठीक है, इसमें जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूर कहाँ से आते हैं, है ना, वो मनरेगा से आते हैं वही आपकी सहायता करेंगे और वो आपको बीच में एक ताल बना देंगे। कुछ किसान मिलकर भी इस प्रकार की योजना चला सकते हैं अपने खेतों के बीच में। इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को, है ना, ताल बनाने हेतु दिए गए आवेदन, है ना, किसे, कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, है ना, को ताल बनाने के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर उसका पंजीकरण किया जाता है और ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा दी जाती है ना, प्रदान की जाती है ना। अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर प्रथम प्रथम आए प्रथम पाए के आधार पर वरीयता पर दी जाती है। पहले आओ पहले पाओ का है ना, कि जो जल्दी आप आएंगे तो आपको जल्दी अनुमोदन मिलेगा और जल्दी आपका पास होगा जहां पर आप ताल बनवाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई पिक्चर, है ना। तो बलराम ताल योजना महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण की परियोजना है, भूमिगत जल संरक्षण के लिए भी परियोजना है। दलहन विकास A3P योजना, है ना। देखो, उद्देश्य दलहनी फसलों में एकीकृत पोषण तथा प्रबंधन, एकीकृत पौधा संरक्षण प्रबंधन तथा उत्पादन तकनीक पर केंद्रित, है ना। ब्लॉक प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को दलहनी फसलों की उत्पादकता, उत्पादन में वृद्धि के प्रयोग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दलहन का उत्पादन, मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में, कुल दलहन के उत्पादन में नंबर 1 पर है, हम प्रथम स्थान पर है कुल दलहन में। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयोग करने पर है ना। बीज, है ना, बीज मिनिकेट 0.2, ठीक है, बीज मिनिकेट 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अरहर, मूंग, उड़द के 4 किलो, है ना, 4 किलोग्राम। ठीक है, किस किस की चीज के, अरहर, मूंग, उड़द के 4 किलोग्राम और मसूर 8 किलोग्राम एवं चना 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निशुल्क बीज दिया जाता है। ठीक है, निशुल्क बीज की व्यवस्था इसमें दी गई है। 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम और 16 किलोग्राम, चना 16 किलोग्राम मिलता है आपको। ठीक है, मसूर 8 किलोग्राम, ठीक है, और फिर 4 किलोग्राम अरहर, मूंग और उड़द 4 किलोग्राम दी जाती है। ठीक है, इस आधार पर यह परियोजना चल रही है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, है ना। बायोगैस ये महत्वपूर्ण है, हमारी ऊर्जा संसाधन से भी संबंधित प्रोजेक्ट है। ठीक है, खाद्य प्रबंधन से भी संबंधित हो जाता है। ठीक है बात करें, है ना, घन मीटर, 1 घन मीटर क्षमता के संयंत्रों की स्वीकृति, इकाई लागत कितनी है, 50%, है ना, अथवा कितनी, 4,000 रुपए प्रति संयंत्र दी जाएगी। ठीक है, 1 घन मीटर, है ना, 1 घन मीटर क्षमता वाले, 1 घन मीटर होता है 1 मीटर का एक ऐसा चौकोर टंकी बना लो 1 घन मीटर की, है ना। तो उसके लिए कितनी लागत मिल रही है, या तो 50% ले लो या फिर 4,000 रुपए संयंत्र के ले लो। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है, 2 से 4 घन मीटर, तो 2 से 4, 2 बाय 2 का ऐसा गड्ढा नीचे, है ना, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा। ठीक है, या फिर 4 मीटर के हिसाब से घन मीटर कर लो, है ना। क्षमता की संयंत्रों की स्वीकृति, इकाई पर लागत का 50% अथवा 8,000 रुपए प्रति संयंत्र आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा शौचालय से जोड़े गए संयंत्रों पर कितना, 1,000 रुपए प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देय होगी। केंद्रीय सहायता यदि शौचालय से जोड़ देते हैं तो शौचालय का भी अपशिष्ट उसके अंदर प्राप्त होता है और उससे भी खाद बनाई जा सकती है।
लेकिन इसको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप क्या करें, उसके अंदर है ना ऐसे संयंत्र बना सकते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्टली उसको यूज करें, जिसके अंदर हम गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीज उत्पादन कार्यक्रम, है ना। कृषकों को है ना प्रमाणिक बीज उनके ही क्षेत्र में उत्पादित कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बीज उत्पादन कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, कि कृषकों को है ना प्रमाणिक बीज उनके ही क्षेत्र में उत्पादित करना, है ना, और उन्हें उपलब्ध भी कराना। क्योंकि क्या होता है कि अब बीज का उत्पादन कहीं और हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में हो रहा है, वहां से यहाँ तक बीज आने में क्या हो जाएगी, स्थिति ये हो जाएगी कि महंगे हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर बहुत अच्छी फसलें लगाई जाती है, उस प्रकार की फसलें लगाई जाती है, जैसे गेहूं, है ना, सोयाबीन, इन प्रकार की फसलें उसी क्षेत्र में लगाई जाती है, तो वहीं पर ही किसानों को क्या दे दे, है ना, ऐसी उपलब्ध सहायता दे दे जिससे क्या हो, उत्पादन भी वहीं हो जाए और उपलब्धता भी वहीं हो जाए। उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसमें शासकीय कृषि क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत किसान, किसके लिए चलाई गई है, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर तिलहन तिलहन दलहन फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला, खेत तालाब योजना 2006 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाकर कृषि का समस्त विकास करना है। ठीक है, एक बलराम ताल थी और एक खेत तालाब योजना है ये। ठीक है, खेत में ही छोटा तालाब बना दिया जाएगा, उससे ही विकास होगा। ठीक है, यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश किसके लिए है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के किसानों को 50% अनुदान अथवा अधिकतम कितने रूप प्रदान कर रहा है, 16,350। ठीक है, 16,350 रुपए प्रदान की जाती है। तो एक छोटा तालाब बना सकते हैं, उसमें पानी संरक्षित करो तो उससे भूमिगत जल भी बढ़ेगा और धरातली जल भी, सरफेस वाला वाटर भी आप डायरेक्ट उसका उपयोग कर सकते हैं मोटर डालकर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेघदूत ग्राम योजना। कौन सी योजना, मेघदूत, सॉरी यंत्रदूत, है ना, मेघदूत नहीं, मेरे को वो याद रहेगा, मेघदूत, यंत्रदूत ग्राम योजना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य यंत्रीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। यंत्रीकरण क्या हो जाता है, कृषि के यंत्रों को उपलब्ध कराना, है ना, उसके ऊपर सब्सिडी देना, है ना, उसको जल्दी से उपलब्ध करवाना और नई तकनीकी को लोगों को सिखाना कि कैसे वो तकनीक हमारे काम आ सकती है, कर आदर्श ग्रामों का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। इस योजना के अंतर्गत 50 जिलों से 50 ग्राम चिन्हित किए गए हैं। हर जिले से, हर एक जगह से एक गांव चिन्हित किया गया है जहां पर इस प्रकार की यंत्र दूत ग्राम बनाया जाएगा। यहाँ पर यंत्रीकरण किया जाएगा, वहां पर यंत्र दिए जाएंगे, उनसे आप आधुनिक यंत्रों से खेती करें और बताएं। ठीक है, उत्पादकता उससे तो बढ़े ही बढ़ेगी। ठीक है, अगले प्रोग्राम में आ जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शन व निर्देशन। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रशिक्षण एवं भ्रमण की अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2007-8 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु एक नवीन योजना तैयार की गई। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण, क्या चीज होता है, प्रशिक्षण, भ्रमण के माध्यम से इस वर्ग के कृषकों को कृषि तकनीकी, है ना, किस चीज के बारे में, कृषि तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी देकर, कृषि तकनीकी, फिर उसके अलावा प्रशिक्षण, उनको कैसे चलाया जाए, है ना, कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनके कृषि उत्पादन को बढ़ाकर जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकेगा। ठीक है, उन्हें नई नई चीजें बताएंगे तो नई चीजों से उत्पादन बढ़ेगा, सभी चीजें हमारी बढ़ के आएगी, उत्पादन में अल्टीमेटली वृद्धि होगी। आगे बात कर लेते हैं बीज ग्राम योजना, महत्वपूर्ण बीज ग्राम योजना। अभी हम सामान्य योजनाएं पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको करंट वाली जो प्राथमिक रूप से अभी वर्तमान की योजनाएं जो चल रही है उनको भी बता दूंगा। ठीक है, जब हम पूरा एक सेशन लेंगे योजनाओं से, मध्य प्रदेश में चलने वाली प्रमुख योजना। ठीक है, प्रदेश के समस्त जिलों में चयनित ग्रामों, है ना, समस्त जिलों में चयनित ग्रामों में यह योजना कृषक स्तर पर उन्नत बीज, ठीक है, उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण,
है ना, प्रशिक्षण दे रही है। उसके अलावा अधोसंरचना विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है। बीज उत्पादन और भंडारण की तकनीक, बीज का क्या करना, उत्पादन करना, अच्छे बीज और अच्छे बीजों का ही क्या करना, भंडारण करना, उसका भी प्रशिक्षण इस योजना के प्रमुख घटक के रूप में आ जाता है। तो बीज ग्राम योजना, तो उसी ग्राम में बीज बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे बीज का उत्पादन किया जाए, जैसे उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। ऐसे अभी जो आप बीज का उत्पादन कर रहे हैं वो सामान्य होता है सामान्य बीज होते हैं, लेकिन जब आप इसका उत्पादन अच्छे से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीज के उत्पादन के लिए जब कृषि की जाती है कि हम अगली फसल के लिए अच्छे बीज लगाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ज्यादा केयर करेंगे, उसमें हम कीड़े नहीं लगने देंगे, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करेंगे, है ना, जैविक रूप से हम उसे उत्पादित करेंगे। यह योजना यह योजना सही वर्ग के कृषक सभी, यहाँ पर आ जाएगा सभी, यह योजना सभी वर्गों के कृषकों हेतु लागू है। जिला कृषि कार्यालय में मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड में चयनित ग्रामों में योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। अनुदान की बात करें, प्रत्येक चयनित कृषक को आधा एकड़ के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। आधा एकड़ के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। आधार प्रमाणित बीज, ठीक है, अनुदान पर आधार प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है ना। योजना के तहत प्रशिक्षण में 3 प्रमुख अवस्थाओं जैसे बोने का समय, है ना, फूल अवस्था तथा कटाई का समय, इन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। बोने का समय क्या होगा, ठीक है, फूल अवस्था मतलब जब वो उसके अंदर बीज आने वाले होंगे, जब फूल बनने वाले होंगे, फूल के बाद ही बीज बनेगा, ठीक है, फूल अवस्था तथा कटाई की, है ना, कटाई के समय में कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। इन सब चीजों को प्रशिक्षण देंगे तभी जाकर क्या होगा, एक बीज बहुत अच्छे क्वालिटी का बन के आएगा। फिर ये उस बीज को बेचेंगे तो उनसे क्या होगा, ये ज्यादा आमदनी होगी आपकी, एज कंपेरेटिवली आप एक बोरी क्या बेचे, अ, अनाज बेचे, उसके कंपैरिजन में जब आप बीज बना के बेचते तो वो ज्यादा महंगा बिकेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रोग्राम की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, डीजल विद्युत इसमें क्या हो जाता है, डीजल विद्युत पंप वितरण, ठीक है, डीजल पंप ले लो या विद्युत पंप ले लो, है ना। सभी श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 हाउस पावर का डीजल या विद्युत पंप हेतु पंप लगाने हेतु लगान की अधिकतम 50%, ज्यादा से ज्यादा 50% या फिर 10,000 रुपए, जो भी कम हो, है ना। या तो क्या ले सकते हो आप, या 50% लागत ले लो या फिर 10,000 रुपए ले लो, है ना। अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डीजल विद्युत पंप वितरण, ठीक है। उसी के अंतर्गत मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम, ये भी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का ही हिस्सा है। उद्देश्य मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका प्रभाव फसल उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है ना। विभाग के अंतर्गत 24 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 26, है ना, के अंतर्गत 26, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंतर्गत किसके, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत कितनी है, 26 है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 9 एवं राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत 16 प्रयोगशालाएं, है ना, 16 प्रयोगशालाएं चलाई जा रही है। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75 प्रयोगशालाएं कार्यरत है ना, लगभग 75। उसके अलावा और भी नई किसी क्षेत्र में बनी होगी तो वो हम आगे के प्रोजेक्ट में आने में पता चल जाएगा, जिसमें से समस्त विभागीय प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण की भी व्यवस्था है। प्रयोगशाला में मुख्य तत्व, है ना, जिसमें हम क्या बात करें, है ना, नाइट्रोजन की बात करें, है ना, इसको हटाओ, नाइट्रोजन हो गया, पोटास, सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, आयरन का विश्लेषण किया जाता है कि अम्लता, उसके अलावा मृदा की अम्लता और क्षारीयता और विद्युत चालकता, है ना,
विद्युत चालकता ज्ञात करने की सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। नाइट्रोजन हो गया, पोटास, सूक्ष्म तत्व बोले तो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, इन तत्वों को भी क्या करना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं और प्रमुख तत्व कौन से हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सूरज धारा, है ना, सूरज धारा योजना दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए, इसके लिए दलहन और तिलहन फसलों के लिए सूरज धारा परियोजना, है ना, याद रखना, दलहन तिलहन के लिए। इस योजना के अंतर्गत 3 कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। बीज अदला बदली, पहला कार्यक्रम कौन सा है, बीज अदला बदली, सूरज धारा योजना के अंतर्गत। प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सूरज धारा योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 1 हेक्टेयर, कितना, 1 हेक्टेयर सीमा तक उनके दलहन या तिलहन फसलों के परंपरागत बीजों को बदलने में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। परंपरागत बीज से किसको बदल दे, उन्नत बीजों को बदल दो। तो बीज की अदला बदली सरकार क्या करेगी, जितना बीज आप 1 कुंटल लेके आते हो दलहन तिलहन का, उतना आप हमको दे दो और हमसे क्या ले जाओ, उन्नत बीज ले जाओ। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, दलहन तिलहन के जो सामान्य बीज है उनको हमारे खाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, उससे उतनी उत्पादकता नहीं आएगी, तो उनको उन्नत बीज दे दिए जाएंगे तो उत्पादकता उनकी बढ़ेगी। अगली बार वो जैसे 1 क्विंटल पैदा कर सकते थे तो वो 1.5 क्विंटल पैदा कर पाएंगे, उत्पादकता बढ़ गई। अगली बार फिर बीज बदल देंगे तो 2 कुंटल, 3 क्विंटल, 4 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल, ऐसे बढ़ता चले जाएगा धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट आ जाता है बीज स्वावलंबन योजना, है ना। ये तीनों ही परियोजना जो इसके अंदर चली जा रही है सभी इंपॉर्टेंट है। बीज अदला बदली हो गई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है। बीज स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन में कृषकों, बीज ही उत्पादन कर लो, है ना, कि आप एक कृषि का एक हिस्सा ऐसा रखो जिसमें से सिर्फ बीज ही उत्पादन करेंगे हम, एक छोटे हिस्से से। बीज उत्पादन कृषकों को स्वावलंबी बनाना, इसके अंतर्गत कृषकों को उसके द्वारा धारित भूमि के 1/10, उसके उसकी पूरी भी भूमि जितनी भी है उसके 1/10 रकबे के लिए आधार बीज दिए जाते हैं, दिए जाने का प्रावधान है ना। 1/10 के लिए एक विशेष प्रकार के बीज दिए जाएंगे जिससे कृषक के पास अगले वर्ष पर, है ना, अपने क्षेत्र के लिए प्रमाणिक बीज उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उसका ये खेत है, मान लिया 10 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, 10 में से एक ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के लिए उन्नत बीज दिए जाएंगे जिससे क्या बनेंगे, नए बीज का उत्पादन, इससे क्या होगा, नए बीज का उत्पादन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी फसल को आप क्या करो, जितने इलाके में जो फसल है उसको बेच दो, उससे आप आपकी कमाई कर लो और इससे अगले साल की फसल लगा लेना। ठीक है, तो रकबे के लिए आधारित बीज के दिए जाने का प्रावधान है जिससे कृषक के पास अगले वर्ष के लिए, है ना, अगले वर्ष के लिए अपने क्षेत्र के लिए प्रमाणिक बीज उपलब्ध हो सके। कृषकों को बीज के बदले 25%, है ना, किसके, बीज के बदले 25% की मात्रा का बीज या नगद राशि जमा करनी होगी। ठीक है, पहले से ही आपकी या तो नगद राशि जमा कर दो या फिर क्या कर दो, अपने जो साधारण बीज है उनको जमा कर दो और उसके बदले में ये ले लो, है ना। ये वाला भी बीज अदला बदली भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। एक और तीसरा कार्यक्रम है जो इसी के अंतर्गत चल रहा है ना, एक और तीसरा कार्यक्रम था जो इसके अंतर्गत चल रहा था, शायद यहाँ से हट गया है। एक कार्यक्रम और मैं बताता हूँ, इसका ही कार्यक्रम है ये, बीज उत्पादन कार्यक्रम, ये इसी का ही है ना, इस वाले का कार्यक्रम है जो यहाँ आ चुका है। बीज ग्राम बताएं, मिट्टी परीक्षण, अच्छा देखो, सूरज धारा योजना के अंतर्गत आ रहा है बीज अदला बदली, है ना, बीज स्वावलंबन और बीज उत्पादन कार्यक्रम, है ना। तीसरा यहाँ पर ये घटक लिखा हुआ, जब भी मैं सोचू कि तीसरा हिस्सा कहाँ से आ गया, ठीक है, ये याद रखो, है ना। बीज उत्पादन कार्यक्रम कृषकों को, है ना, प्रमाणित बीज, है ना, उनके ही क्षेत्र में उत्पादित करने के लिए, है ना, उनके ही क्षेत्र में बीज उत्पादित करने के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसमें शासकीय कृषि क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लघु और सीमांत कृषकों के खेतों में तिलहन एवं दलहन की फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए किया जाना है। ठीक है, तो ये उसका हिस्सा है ना, याद रखना,
ये वाला जो प्रोग्राम है बीज उत्पादन कार्यक्रम किसका हिस्सा है? ये वाले का हिस्सा है, सूरज धारा परियोजना का। सूरज धारा योजना यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, है ना। स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। सूरज धारा योजना का तीसरा भाग, सूरज धारा योजना का ये तीसरा भाग है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक आ गए। मिट्टी परीक्षण भी हो गया, सूरज धारा योजना भी हो गई। ठीक है, अब एक बार फटाफट से जल्दी से एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में हमने जितना कृषि के बारे में पढ़ा उतना पूरा देख लो, जल्दी से फटाफट आ जाओ, है ना। देखो, कृषि जलवायु क्षेत्र, फसल क्षेत्र, मृदा का प्रकार, वर्षा कितनी चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से अथवा अल्प रूप से सम्मिलित जिले, मतलब जिले आ जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा कृषि उत्पादन में विविधता, है ना, कृषि उत्पादन में विविधता क्यों आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र हम बात करें छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी क्षेत्र की बात करें तो धान का क्षेत्र है ये हमारा। लाल पीली मिट्टी इसमें मिलती है, मतलब क्षेत्र आधार पर मिट्टी, उसकी जलवायु, कौन सी फसल वहां पर लगाई जाती है और वहां पर कौन सा प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है और उसके पीछे दूसरे कारण क्या है वो यहाँ पर लिखे हुए। छत्तीसगढ़ धान का क्षेत्र है, लाल पीली मिट्टी, 1200 से 1600 mm वर्षा, है ना। वर्षा ये mm में, किलोमीटर में नहीं, mm में, mm मिलीमीटर में वर्षा, है ना, किलोमीटर में वर्षा नहीं होती है ना, किसमें mm में वर्षा है, मिलीमीटर में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है? बालाघाट आता है। ठीक है, रेशम उद्योग एवं मिश्रित सब्जियां, फलों की खेती, गोंद, गेंदा, मोगरा और गुलदाउदी, इसमें भी विविधता के रूप में देखा जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, तो धान का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र भी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और हासफर मध्यम और हल्की क्षेत्र देखने को मिलते हैं, है ना। 1200 से मतलब 120 से 160 सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, 1200 से 1600 mm वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। वर्षा शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, उमरिया का इनका कुछ भाग, उमरिया, सिंगरौली, बेढ़न तहसील इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अगली बात करें, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ियां, गेहूं धान का क्षेत्र है, लाल काली मिश्रित मिट्टी यहाँ पर मिलती है। कौन सा? कैमूर पठारी क्षेत्र, सतपुड़ा। ठीक है, गेहूं धान का ये क्षेत्र है, लाल काली पीली मिश्रित मिट्टी मिलती है ना। फिर 1000 से लेकर 1400 मिलीमीटर बारिश यहाँ देखने को मिलती है। रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सीधी, कटनी, सीधी यहाँ पर देखने को मिलता है। आम, अमरूद, कटहल, सीताफल, जामुन, चिरौंजी, है ना, चिरौंजी फसलों की खेती एवं शकरकंद, आलू, हरे मटर जैसी सब्जियां, मिर्च, धनिया जैसे मसालों का भी उत्पादन यहाँ पर होता है। इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ये सीधे बना लेना है ना चार्ट, जितना भी चार्ट बता रहा हूं ना ये पूरा यहाँ पर बना लेना, महत्वपूर्ण है ना। मध्य नर्मदा घाटी, तो यहाँ पर गेहूं का क्षेत्र है, गहरी काली मिट्टी मिलती है, 1000 से 1600 मिलीमीटर की वर्षा होती है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुधनी तहसील सीहोर की, है ना, बरेली तहसील रायसेन की। गन्ने एवं गुड़ की उत्तम गुणवत्ता के लिए मशहूर क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ से हम होशंगाबाद की तरफ जाते जाते हमने यहाँ से बीच में से गुड़ लिया था और मतलब एकदम मिठाई के जैसा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि आज हम मतलब एक मावे की मिठाई खा रहे हैं, इतना शानदार गुड़ लग रहा था, एकदम गरम गरम सा बना हुआ। तो गन्ने की गुड़ की उत्तम गुणवत्ता के लिए मशहूर क्षेत्र है। बाबई में अमरूद, अमरूद भी हमने यहाँ बाबई के खाए हैं। ठीक है, पचमढ़ी की ओर जा रहे थे हम। सोहागपुर खंड में मान, गाडरवाड़ा एवं पिपरिया में अरहर दाल उत्पादन एवं नर्मदा नदी के किनारों पर के आसपास खरबूजा, तरबूज, शकरकंद, खीरा और टमाटर, सेमफली, है ना, ये सब चीजें वहां पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। विंध्य पठार की बात करें तो गेहूं का क्षेत्र है ये, मध्यम काली गहरी काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। 1000 से 14000 1000 से लेकर 1400 mm बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है ना, mm में है ये। मिलीमीटर। भोपाल, दमोह, विदिशा, सीहोर, बुधनी के अतिरिक्त गुना, चाचौड़ा, है ना, राधोगढ़ और अरोन तहसील इसमें देखने को मिलती है। आम, अनार जैसे फल, है ना, फिर अजवाइन,
हल्दी, मिर्च, धनिया जैसे मसाले, पशु आधारित कृषि, गुणवत्ता में गेहूं, चने और सब्जियां, फलों के उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठित क्षेत्र के रूप में देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, या फिर देख ले, लिख ले, पुश करके लिख ले आराम से, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, अगली बात करें। ये थोड़ा सा चित्र हमारा क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ खसकाना पड़ेगा, खसक नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वहां ऊपर की तरफ। चलो, है ना। ग्रिड क्षेत्र की बात करें तो गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं ज्वार का क्षेत्र है। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है दमोह, है ना, दमोह का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन सा, गेहूं ज्वार वाला ग्रिड क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा। उसके अंदर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, है ना, पिछोर, करेरा, और फिर खनिया धाना, खनिया धाना तहसील के अतिरिक्त इसमें गुना, चाचौड़ा, राधोगढ़ एवं आरोन तहसील के अतिरिक्त एवं अशोकनगर। ठीक है, इसमें तिल, है ना, राम तिल, है ना, तिल, राम तिल, मूंगफली जैसी तिलहनों के लिए प्रसिद्ध एवं बीनागंज माड़ी के धनिया उत्पादन के लिए विख्यात है। ये महत्वपूर्ण, ये इधर जो चीजें लिखी हुई है ना, ये कुछ चीजें आपके लिए एकदम गेम चेंजिंग का काम कर सकती है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड गेहूं ज्वार क्षेत्र है। लाल और काली मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर मिलता है। 800 से 1000 सेंटीमीटर मिलीमीटर की बारिश हो देखने को मिलती है। छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, शिवपुरी, करेरा, पिछोर, नरवर, है ना, खनिया धान तहसील इसमें मिलती है। तिल, हल्दी, अदरक, है ना, का उत्पादन यहाँ पर होता है। सिंघाड़ा, शकरकंद, पाल पाल के नवगाय, है ना, गढ़ी, मलेहार में उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मुझे पता भी नहीं रहती है कि उस क्षेत्र की क्या है, कुछ विशेष प्रकार का ही रहता है ये, बाकी चीजें शकरकंद तो पता ही है। पाल के नवगाय, है ना, नवगाय, गढ़ी, मलेहारा में उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी क्या चीज थी ये थोड़ा सा पता नहीं है ना। चलिए, आप उस क्षेत्र के होंगे तो बताइए, है ना, कि ये क्या था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र गेहूं ज्वार का क्षेत्र है। उथली काली या फिर मध्यम काली प्रकार की मृदा यहाँ पर मिलती है। 1000 से 1400 सेंटीमीटर की बारिश, मिलीमीटर की बारिश यहाँ देखने को मिलती है। बैतूल छिंदवाड़ा का क्षेत्र है। संतरा, कपास, फलों का उत्पादन, मिश्रित सब्जियां, मक्का, अदरक, मूंगफली, मशरूम उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है ना, और देशी खाद का उत्पादन यहाँ पर होता है। मालवा के पठार की बात करें तो कपास ज्वार का क्षेत्र है। मध्यम काली मृदा है यहाँ पर। 800 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, राजगढ़, धार, धार, बदनावर, बदनावर, सरदारपुर तहसील, झाबुआ, पेटलावा तहसील भी झाबुआ किसमें शामिल की जाती है। संतरा, अंगूर, चीकू, मिर्च, काली, आलू, गेहूं, है ना, पपीता, प्याज फसलों के उत्पादन एवं कृषि की निर्यात के लिए प्रमुख क्षेत्र हो जाता है। निमाड़ का मैदान की बात करें तो कपास ज्वार का क्षेत्र ये हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये दो कॉलम, 1 2 3, और ये चौथा कॉलम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो ठीक ही है, आपको पता चल ही जाएगा निमाड़ क्षेत्र कहाँ पर है ना। इसी से ही 800 से 1000 सेंटीमीटर वर्षा खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, हरदा धार, मनावर, धर्मपुर एवं गंधवानी तहसील इसमें आ जाती है। चीकू, अनार एवं मिर्च का खरगोन एवं बड़वानी, बुरहानपुर में केला, बुरहानपुर में मुख्य रूप से केला। ठीक है, उसके अलावा चीकू, अनार और मिर्च, मिर्च के लिए तो आपको पता ही है खरगोन, है ना। अभी हाल ही में हम खरगोन से आ रहे थे तो हम वहां से मिर्च लेकर आए थे। ठीक है, केला बड़वानी में। फिर उसके बाद पपीता, मूंगफली, अरंडी, ज्वार का ज्वार तथा रबी मौसम में एवं मीठी ज्वार का बड़वानी क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अंतिम रूप से देख लेते हैं, ये हमारा है झाबुआ की पहाड़ी क्षेत्र, ज्वार और कपास का क्षेत्र है। मध्यम काली, है ना, सतही हल्की मिट्टी मिलती है। 800 से 1000 मिलीमीटर बारिश, 800 से 1000 की बारिश। झाबुआ, पेटलावाद के अतिरिक्त धार, खुक्षी तहसील इसमें आ जाते हैं। टमाटर, अनार, शरीफा, आंवला जैसे फलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। आलू, मक्का, अरंडी, ज्वार जैसी फसलों का उत्पादन यहाँ पर। कृषि, जैविक शहद, है ना, जैविक शहद का उत्पादन और जैविक खेती के लिए मशहूर क्षेत्र देखने को मिलता है हमको। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ तक होता है, जिसमें हमने क्या देख लिया, कृषि से संबद्ध योजनाओं के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, किसकी तरफ, खनिजों की तरफ। हम खनिज देखने वाले हैं, फिर उसके बाद उद्योग देखेंगे, और फिर खनिज
फिर ऊर्जा संसाधन और फिर उद्योगों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रही। बने रही स्पेक्ट्रम आईएएस के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।